नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से आपका शुभम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे बच्चों कि हम लोग द्विघात समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें प्रश्नावली 4.1 हम लोगों ने शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में बच्चों आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया था, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण की पहचान कर रहे थे। उसको हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आप चाहे तो उसका पिछला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और आज हम लोग द्विघात समीकरण के 4.1 में बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाएं। जितने लोग भी जुड़ चुके हैं, जितने लोग भी आ रहे हैं देखने, सभी बच्चे पेन और किताब कॉपी लेकर एकदम रेडी हो जाए। नोट्स बना लिया करिए बच्चों, बिना नोट्स के पढ़ने से फ़ायदा नहीं है। आप नोट्स बना के पढ़ा करिए, जो भी बताया जाए उसे राइट डाउन करिए। तो हम लोग दोबारा शुरू करते हैं बच्चों। क्लास 10th की द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं और ये लेक्चर नंबर 4 है बच्चों। इसका आप देख सकते हैं 4.1 का एक और वीडियो पड़ा है, वहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझाया है। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे, तो जल्दी से रेडी हो जाए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाए जल्दी से। जितने लोग भी जुड़े हैं फटाक से पेन कॉपी लेकर रेडी हो जाए और हम लोग अब 4.1 का दूसरा अध्याय पढ़ने वाले हैं। दूसरा अध्याय 4.1 का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चले बच्चों, तो रेडी हो जाएं। मैंने बच्चों आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। मैंने बोला था, मैंने कुछ बच्चों का कमेंट भी देखा था, उस बच्चों ने किया था। आपको याद आ रहा होगा, ये पिछले वीडियो का मैंने एक होमवर्क दिया था बच्चों, और इस क्वेश्चन को मैंने कहा था आप करके बताइएगा। तो काफ़ी बच्चों ने किया भी है, तो मैं भी इसको सॉल्व करके इसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ। ये 4.1 के पहले का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, जिसको मैंने पिछले वीडियो में आपको करने के लिए दिया था और बाकी बच्चों ने कमेंट भी किया था। मैंने देखा था बहुत सारे बच्चों का सही जवाब था। तो आइए हम देखते हैं, इसकी पहचान करते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो अगर इसमें देखें बच्चों तो दो पक्ष है। अगर मैं आपको समझा चुका हूं, दो पक्ष है। पहले पक्ष में ये हमारा जो बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष, पहले पक्ष में किसी भी प्रकार का कोई सरलीकरण नहीं है, केवल आपको उसे उतार देना है। कोई सजाती पद नहीं है जिसको हमें सॉल्व करना हो बच्चों, केवल उतारिए। अगर आप इसको देखेंगे बच्चों x-2 का होल क्यूब, तो ये आपका एक फॉर्मूला है, मैं आपको बता दूं। a-b का होल क्यूब, ये एक सर्वसमीका है, एक फॉर्मूला है। इसका विस्तार कैसे होता है बच्चों, देखिएगा। a³ माइनस b³ माइनस 3ab और ब्रैकेट में a-b, ये इसका विस्तार होता है। तो हम इस x-2 के होल क्यूब को a-b के होल क्यूब से विस्तार करेंगे बच्चों। तो देखिए यहां जैसे x-2 का होल क्यूब है, तो a की जगह आप x कंसीडर कर लीजिए इसका, और b की जगह 2 कंसीडर कर लीजिए, और जैसे जैसे दिया वैसे ही रखिए। तो a का क्यूब, a की जगह x बच्चों, तो हो जाएगा x का क्यूब माइनस b दिख रहा है बच्चों, b का मतलब होता है 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस ये 3, और a की वैल्यू आप x रखेंगे बच्चों, x, और b की वैल्यू आप 2 रखेंगे, ब्रैकेट में x माइनस 2। आपने इसका विस्तार कर दिया, आपने इस टर्म का विस्तार किया। अब इसको हम और सरलीकरण करेंगे और ये पहचान करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए बच्चों, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। अब आइए बच्चों, तो अब हम थोड़ा सा और सरलीकरण करेंगे। जब तक हम इसको पूरी तरह से संक्षिप्त रूप या मानक रूप में नहीं परिवर्तित कर लेते बच्चों, तब तक हमें इसका पहचान करने में थोड़ी दिक्कत होती है। x³ माइनस 8, अब देखो इसका इंटू करेंगे तो बच्चों ये 6x और ब्रैकेट में होगा x माइनस 2।
फिर आइए बच्चों थोड़ा और सरलीकरण करते हैं। एक्स क्यूब, पहले पक्ष में अभी कोई किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों, केवल उसे आप धीरे धीरे कॉपी करते चलिए। देखिए अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस 8 इसका इंटू कर दीजिए, तो 6x का x में इंटू करेंगे बच्चों 6x स्क्वायर, फिर माइनस का माइनस में इंटू करेंगे प्लस, और 6 का इसमें इंटू करेंगे तो 12x। अब सबको पंचांतर करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। आ जाइए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, इधर देखिए ये एक्स क्यूब है, जब बराबर के उधर जाएगा बच्चों तो ये माइनस में, ये माइनस इधर आएगा तो बच्चों प्लस में, ये माइनस 6x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस 6 स्क्वायर, ये प्लस 12x इधर आएगा तो माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसके सजातीय पदों को हल करेंगे और इसका संक्षिप्त रूप करने के बाद तब हम पहचान करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आइए बच्चों, तो इधर देखिए ये माइनस एक्स क्यूब से ये एक्स क्यूब कट जाएगा, हमने इसका अध्ययन किया था, आपको बताया था बच्चों, याद है ना आपको कि माइनस है, ये प्लस है, इसका गुणांक 1 है, इसका गुणांक 1 है। हम चाहे तो इसको काट सकते हैं बच्चों, चाहे तो इसको हम काट सकते हैं। क्लियर? आइए आगे। अब देखा जाए बच्चों ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, सजाती पद है, ये प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा और आएगा 2x स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे, 6 का प्लस है तो इसलिए यहां प्लस लगेगा बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये माइनस x है और ये माइनस 12x है, सजाती पद है तो माइनस 13x। ये प्लस 1 है और ये प्लस 8 है तो प्लस 1 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका, प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए बच्चों इसका क्या है, इस ये एक्स इसको आ गया तो हमारे पास ये जो द्विघात समीकरण है इसकी घात कितनी है, 2 है। अगर इसकी घात 2 है इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। तो बहुत सारे बच्चों ने इसको कमेंट करके भी बताया था कि सर ये द्विघात समीकरण है, मैंने देखा भी था, सारे बच्चों ने आंसर भी सही दिया था। तो आपको मैंने इसका आंसर भी बता दिया कि ये द्विघात समीकरण है और क्यों है उसका कारण भी बता दिया, पूरा सॉल्व किया और इसकी घात 2 निकली, तो ये द्विघात समीकरण है। चलिए बच्चों अब हम लोग प्रश्नावली 4.1 के नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन भाषा पर आधारित प्रश्न है बच्चों, जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम या समस्या दी जाएगी और उसको पढ़कर हम उसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो आइए, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बच्चों हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये ले लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है। देखिए दिया क्या है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। दिया हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। अभी तो हम पहचान रहे थे द्विघात समीकरण है या नहीं। अभी जो पिछला सवाल हम लोग कर रहे थे जिसमें हम पहचान रहे थे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, लेकिन अब आपके सामने क्या है कि स्थिति दी गई है बच्चों, आपके सामने स्थिति दी गई है, आपके सामने कुछ स्थिति दी गई है और उस स्थितियों को आप पढ़कर बताएं कि क्या वो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो पाएगा, क्या हम उसको द्विघात समीकरण में बदल सकते हैं बच्चों। तो हम इसी का अध्ययन करेंगे, इसी का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। आइए तो हम इन स्थितियों का अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं बच्चे। ऐसे सवालों में पहले क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऐसे प्रश्न में क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर गए, क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी करेंगे तो आप निश्चित ही क्वेश्चन में त्रुटि करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए। देखिए बच्चों क्या दिया है
दिया है कि एक आयताकार भूखंड है। देखिए क्या दिया है, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है, एक आयताकार भूखंड है। एक आयताकार भूखंड जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर क्यूब है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। एक आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल 528 मीटर क्यूब है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको मालूम है, अभी मैं एक एक चीज समझा रहा हूं, पहले आप क्वेश्चन पढ़े। क्षेत्रफल है, यदि क्षेत्र की लंबाई, मतलब जो आयताकार भूखंड, जो क्षेत्र है बच्चों, जो आयताकार भूखंड है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो कितना अच्छा प्रश्न है, मैंने आपको समझा दिया। आइए अगर मैं इसको हल करने के लिए बताऊं बच्चों, इसका हल कैसे होगा, अगर आप इसको बदलेंगे तो कैसे आएंगे, आइए देखिए। पहले मैं आपको इसको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा, डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन को जब भी एरिया, आयत, भूखंड का सवाल हो तो आकृति से और मजा आता है बच्चों पढ़ने में। देखिए क्या दिया है, कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है। देखिए एक आयताकार भूखंड है, आयताकार। तो सबसे पहले आपको बच्चों आयत का ज्ञान होना चाहिए। आयताकार भूखंड का मतलब आयत का ज्ञान होना चाहिए। ये इसकी मान लेते हैं बच्चों लंबाई है, आपको पता होगा, और ये इसकी क्या है, चौड़ाई है। देखिए ठीक, आयताकार भूखंड है। इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 दिया हुआ है, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल, मतलब इसका ये जो क्षेत्रफल है, इसके अंदर बच्चों इसका एरिया जो है ये दिया हुआ है 528, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528। अगर देखा जाए बच्चों तो इसका क्षेत्रफल, ये बीच में इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैं आकृति से समझा रहा हूं, फिर लिख के भी बताऊंगा, पहले आप ध्यान दीजिए। तो ठीक है सर, इसका जो क्षेत्रफल है बच्चों 528 मीटर स्क्वायर है। अब कह रहा है कि जो इसके क्षेत्र की लंबाई है, ये लंबाई इसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। ध्यान देना बच्चों कि जो लंबाई है इस चौड़ाई का दुगना करिए और 1 अगर अधिक कर देंगे तो लंबाई आ जाएगा। तो हम करेंगे कैसे, मान लेते हैं कि बच्चों इसकी चौड़ाई x मीटर है। कितनी है, x मीटर मान लेते हैं। अगर इसकी चौड़ाई आपने x मीटर मान ली तो लंबाई क्या होगा, प्रश्न के अनुसार देखो, जो इसकी लंबाई होगी बच्चों चौड़ाई का दुगना, यानी 2x, चौड़ाई का दुगना 2x से 1 अधिक, उसके चौड़ाई से 1 अधिक, ये इसकी लंबाई आ गई। ये आकृति से देख लीजिएगा ध्यान से कि कोई आयताकार क्षेत्रफल है, आयत है बच्चों, उसका क्षेत्रफल 528 है, उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई को मैंने x माना, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है उसकी लंबाई। तो यहां लंबाई का ज्ञान हो गया बच्चों, चौड़ाई का ज्ञान हो गया, क्षेत्रफल हमें पता है, तो अब हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यहां पे लिखना होगा बच्चों कि माना, अब यहां पे लिख के करते हैं एकदम अच्छे से, आपको ऐसे लिखना होगा, माना आयत की चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। ये लिखना होगा बच्चों एग्जाम में, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, माना आयत की चौड़ाई x मीटर है। आइए, अतः आयत की लंबाई, अतः आयत की लंबाई, तो अभी मैंने आपको समझाया बच्चों की जो लंबाई है उसके
चौड़ाई x है, उसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, यानी चौड़ाई का दुगना कर दीजिए तो लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने यानी 2x और दुगने से एक अधिक है, ये आ गई उसकी क्या 2x + 1 मीटर आ गया क्या उसका लंबाई। आया बच्चों, देख लीजिएगा, मैंने आपको ये समझा दिया, ध्यान से देखिएगा। चौड़ाई यहां लिख देता हूं, आपको याद रहे चौड़ाई मैं यहां लिख देता हूं। क्लियर, ये इसकी चौड़ाई है। तो अब देखो बच्चों, माना आयत की लंबाई, अब माना आयत की चौड़ाई x मीटर है, अतः आयत की लंबाई प्रश्नानुसार चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, हो गया। अब प्रश्नानुसार बच्चों देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है, प्रश्नानुसार इस आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। यहां पे करते हैं बच्चों, रुक जाओ, इसको आपने समझ लिया होगा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, आ जाइए। तो प्रश्नानुसार बच्चों अगर आप यहां पे देखें, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार बच्चों यहां देखिएगा, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, प्रश्नानुसार आयत का क्षेत्रफल बराबर देखो दिया हुआ है कितना 528, तो यहां लिख देंगे 528 मीटर स्क्वायर, ये आपको पता होगा 528 मीटर स्क्वायर। लेकिन आयत का क्षेत्रफल होता है क्या है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां देखिएगा, तो आयत का क्षेत्रफल होता है सर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल तो दे रखा है 528 मीटर क्यूब। लंबाई देखो बच्चों यहां पर है, तो लंबाई यहां से नोट कर लो, देखो लंबाई यहां पर है 2x + 1 और चौड़ाई भी यहां दे रखी है कितनी x बराबर 528। अब आप गुणा कर दीजिए बच्चों, कुछ नहीं करना है, x का गुणा अंदर हो जाएगा तो 2x² प्लस x का 1 में गुणा करेंगे x बराबर हो जाएगा 528। देख रहे हो कितना आसान है। अब केवल 528 को पंचांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखो बच्चों, तो आपने इसको किस में निरूपित कर दिया, आपने इसको द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया, क्योंकि इसकी घात कितनी है 2, इसकी घात कितनी है 2। तो अब ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण के रूप में। जो भी ये हमारा स्थिति दिया था, हमने उसमें लंबाई चौड़ाई को कुछ मानकर क्षेत्रफल से संबंध स्थापित करके पूरी स्थिति को द्विघात समीकरण में बदल दिया। अब ये द्विघात समीकरण में निरूपित हो गया, बाद में जिसे हम हल करने की विधि पढ़ेंगे और हल करने की विधि से फिर इसको हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। लेकिन यहां पर अभी हल नहीं करना है बच्चों, आपको पूरा ध्यान देना है कि कैसे हम किसी समीकरण को द्विघात समीकरण में परिवर्तित करते हैं, किसी भी स्थिति को द्विघात समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये हमें काफी अच्छे से सीखना है। तो ये क्वेश्चन आपने देखा, मैंने एकदम सरल विधि से बता दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं बच्चों अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रहा जो आपके 4.1 के सेकंड का सेकंड क्वेश्चन है भाई, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, आइए देख लीजिए। इसको अगर हमें करना है, ये भी वही है कि विभिन्न स्थितियां दी गई हैं, इस स्थिति को पढ़िए और इसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित कीजिए। तो आइए हम लोग इसको द्विघात समीकरण में अगर परिवर्तित करना चाहें बच्चों तो देखिए कैसे करते हैं। आइए, दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का, इसको पढ़िएगा क्वेश्चन बहुत पढ़ के करना है बच्चों। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है।
तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अभी पूर्णांकों को ज्ञात करने का अर्थ है कि आप पहले उसको द्विघात समीकरण की स्थिति में बदलिए और तत्पश्चात हम पूर्णांकों को ज्ञात करेंगे जब हम द्विघात समीकरण को हल करने की विधि पढ़ लेंगे। क्लियर है? तो इसमें ना दो तीन देखो बच्चों, क्रमागत शब्द आपको समझना होगा। धनात्मक पूर्णांक तो आपको पता ही होगा, पूर्णांक का मतलब आपको पता ही होगा। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, इंटीजर, जैसे +1 +2 +3 -1 -2 -3 सारे पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब जब प्लस लगा हो, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब जब माइनस लगा हो। तो अब क्रमागत का मतलब क्या होता है बच्चों, आइए मैं आपको क्रमागत एक एक वर्ड को समझाते हुए करता हूं बच्चों। एक एक वर्ड को जरा आप देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इधर आइए, इधर देखिए। क्रमागत का अर्थ क्या होता है बच्चों? क्रमागत का अर्थ अगर मैं आपको बताऊं, क्रमागत का अर्थ आप समझिएगा। जैसे क्रमागत शब्द अगर आप समझेंगे तो इसमें काफी अच्छा करेंगे। जैसे 1, तो 1 का क्रमागत 2, 2 का क्रमागत 3, 3 का क्रमागत 4, 4 का क्रमागत 5, 5 का क्रमागत 6 ... ऐसे ही काम करता है बच्चों, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही हम लोग करते हैं। 6 का क्रमागत 7 ... ऐसे। ये है क्रमागत। तो आप अगर ध्यान देंगे कि 1 का क्रमागत 2 कैसे आया बच्चों? +1 करने पर। 2 का क्रमागत 3 कैसे आया? +1 करने पर। 3 का क्रमागत 4 कैसे आया? +1 करने पर। 4 का क्रमागत 5 कैसे आया? +1 करने पर। और 5 का क्रमागत 6 कैसे आया? +1 करने पर। 6 का क्रमागत 7 +1, सब मतलब +1 करते रहेंगे बच्चों तो हमें अगली क्रमागत संख्या पता चल जाएगी। अगर हम लोग +1 करते रहेंगे तो हमें अगली क्रमागत संख्या पता चल जाती है। तो अब यहां बोला है कि दो क्रमागत हैं, मतलब एक संख्या है और उसकी क्रमागत है। तो कौन सी संख्या है मुझे तो पता नहीं बच्चों, हमें इसका आइडिया नहीं है कौन सी संख्या है, तो हम वहां पे मानेंगे। तो यहां पर अगर मैं हल करूं बच्चों, इस प्रश्न को अगर मैं हल करूं तो देखिएगा कि माना धनात्मक पूर्णांक, x है। माना धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है बच्चों? x है। माना धनात्मक पूर्णांक संख्या x है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है तो पहले एक संख्या ले लिया x। अब इसकी क्रमागत क्या होगी बच्चों? क्रमागत तो अभी बताया +1 करने पर आता है सर। क्रमागत +1 करने पे आता है बच्चों, क्रमागत +1 करने पर आता है। तो क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा बच्चों? x + 1। ध्यान दीजिएगा कि मैंने भी बताया कि 1 की क्रमागत 2, 2 की क्रमागत 3, 3 की क्रमागत 4। कैसे ये पता चल रहा है? +1 करने पर। तो अगर माना धनात्मक पूर्णांक x है, एक संख्या है, तो इसकी क्रमागत कैसे पता चलेगी? +1 कर देंगे, इसमें x में +1 कर देंगे। जैसे 1 में +1 किया 2, 2 में +1 किया 3, 3 में +1 किया 4, 4 में +1 किया 5। तो उसी तरह बच्चों x की क्रमागत लाना है तो x का क्रमागत क्या होगा? x + 1। ठीक है बच्चों, समझ गए? तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो आ जाओ बच्चों प्रश्नानुसार। अब देखो, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? प्रश्नानुसार क्या बोला है कि इन दोनों क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल है उसका मान 306 है। मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 306 आएगा। तो गुणा कर लेते हैं बच्चों, x गुणे x + 1। एक मिनट बच्चों, x + 1।
यहाँ पे लगता है स्क्रीन काम नहीं कर रहा है बच्चों, रुकिए साइड में बताते हैं। यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है, 1 मिनट रुक जाइए। आइए आप यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही है बच्चों, तो आप यहाँ देखिए। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों कि इनका गुणनफल, तो प्रश्नानुसार हम इनका गुणनफल यहां पे कर दे रहे हैं, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल अगर हम चर्चा करें इनके गुणनफल की, तो या फिर नए पेज पे ही ले लेते हैं, इधर देखते हैं। यहां पर ही करेंगे, कहीं जगह लिखते हैं बच्चों, 1 मिनट। एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। आइए हम लोग साइड में कर लेते हैं। तो आपने देख लिया होगा बच्चों, ये चीजें क्या है कि ये क्रमागत है और इसका धनात्मक पूर्णांक x है, तो क्रमागत पूर्णांक x + 1 है। और प्रश्नानुसार तो मैं इसको इरेज करके ऊपर ही बता रहा हूं, आप यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों कि इनका गुणनफल, अगर हम लोग बात करें तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जब आप इसका और इसका गुणा करेंगे तो 306 आना चाहिए। तो देख लो बच्चों, x और x में हम लोग गुणा करने वाले हैं किसका, उसकी क्रमागत संख्या का, x + 1 का, और हमें मिलेगा क्या बच्चों, अब हमको मिलना चाहिए गुणा करने पर प्रश्न के अनुसार 306। लीजिए, ये है गुणा करने पर। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए बच्चों। x का x में गुणा करेंगे x², x का 1 में गुणा करेंगे 1x, और यहां क्या लिख देंगे 306। अब 306 को उधर करो बच्चों पंचांतर, तो x² 1x - 306 = 0। ये आपका हो गया क्या, द्विघात समीकरण में निरूपित। इधर देखो बच्चों, x², ये आ गया x², इसकी घात 2 है, तो ये आपका किस में परिवर्तित हो गया, द्विघात समीकरण में। तो हमें यहां केवल यही करना है बच्चों कि कथन को पढ़ना है और स्थिति को पढ़नी है, और पढ़ने के बाद उसे केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। हाँ, ज्ञात करना, जैसे पूर्णांकों को ज्ञात करना है बच्चों। कुछ बच्चे को सोच रहे होंगे कि सर हम पहले ज्ञात कर ले, अभी हम ज्ञात नहीं करेंगे बच्चों, अभी केवल हम फोकस करेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण में हम किसी स्थिति को पढ़ के निरूपित करते हैं। फिर मैं आपको हल करने की विधि बताऊंगा, तो आप खुद इन सारे सवालों को अपने से हल कर लेंगे। तो अभी हम लोग को केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है, उस स्थिति को बदलना कैसे है, इसी पे ध्यान दीजिएगा, इसी पर आप ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ गया, जल्दी से इसको पढ़िए बच्चों। आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन आ गया है जो आपके 4.1 का ही है, जिस स्थिति को पढ़कर आपको इसे द्विघात समीकरण में परिवर्तित करना है। अभी हल नहीं करना है बच्चों, केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो आइए मैं भी आपके साथ पढ़ के बताता हूं। देखिए क्या है, कहता है रोहन की मां है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उससे मतलब रोहन से, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, मतलब वर्ष में दी गई बच्चों, साल में, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। आइए, तो इसमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है और उनकी आयु वर्षों में दी गई है। उनका गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष बाद 360 की हो जाएगी। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो आओ बच्चों, इस सवाल को हम लोग शुरू कैसे करेंगे, इधर देखिए। तो हम लोग अगर इसको हल करेंगे बच्चों ना, तो पहले हम मानेंगे,
आइए देखिए कितना प्रश्न, मैं आपको समझाता हूं। माना रोहन, ये रोहन है बच्चों, रोहन की वर्तमान आयु, मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बच्चों आप x वर्ष मान लीजिए। कितना मान लीजिए? x वर्ष मान लीजिए। मान लीजिए कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। पहले रोहन को ही मानते हैं, उसकी मां को भी मान सकते हैं बच्चों, लेकिन मां बड़ी है तो उसमें ऐड करना आसान पड़ेगा। तो नहीं तो अगर आप मां को मानेंगे तो रोहन की उम्र कम करनी पड़ेगी, घटाना पड़ेगा, और अगर आप रोहन को मानेंगे तो मां बड़ी है तो ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग प्लस करना ज्यादा आसान समझते हैं घटाने की तुलना में, तो इसीलिए मैंने माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब क्या बच्चों, रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो यहां लिखेंगे अतः रोहन की मां की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु देखें बच्चों, तो आप इसको भी कर सकते हैं क्या कि रोहन की मां की वर्तमान आयु, रोहन की मां की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी बच्चों? x, रोहन की मां रोहन से 26 वर्ष बड़ी है तो x प्लस 26 वर्ष। ये बहुत अच्छा आया आपको समझ में? मैंने एकदम सिंपल, अगर आप ध्यान से देखें कि माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है और अतः रोहन की मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष हो जाएगी, मतलब रोहन की जो मां है उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब ध्यान दीजिएगा, अब 3 वर्ष पश्चात बच्चों, तो पहले 3 वर्ष पश्चात देखो, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात का मतलब बेटा आगे, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात का मतलब 3 वर्ष बाद, और 3 वर्ष बाद मतलब उम्र बढ़ जाती है। जैसे बच्चों आप खुद ही इमेजिन करिए, सोचिए कि आज आपका उम्र कुछ भी हो, आज आपकी उम्र 15, 16, जिस उम्र के भी हो, 4 वर्ष बाद आपकी उम्र बढ़ जाती है, 4 वर्ष पश्चात आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो सेम उसी प्रकार बच्चों 3 वर्ष पश्चात दोनों की उम्र बढ़ जाएगी बच्चों, 3 वर्ष पश्चात दोनों की वर्तमान आयु में परिवर्तन हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात अगर हम लोग रोहन की आयु देखें बच्चों, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, तो पश्चात मतलब आगे, आगे बच्चों उम्र बढ़ जाएगी, 3 वर्ष आगे गया है रोहन, तो x प्लस 3, जितने वर्ष आप आगे जाओगे उम्र उतनी बढ़ जाएगी। तो रोहन की उम्र कितनी बढ़ जाएगी? x प्लस 3, 3 वर्ष पश्चात। और रोहन के मां की उम्र बच्चों इसी के हिसाब से, रोहन के मां की उम्र बच्चों यहां पे कुछ दिक्कत हो रही है बच्चों, यहां देखिएगा, ये नहीं है, रोहन के मां की आयु देखिएगा बच्चों, रोहन के मां की आयु, तो ये भी 3 वर्ष बढ़ जाएगा। तो x प्लस 26 और प्लस 3 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 29 वर्ष, ये हो जाएंगे रोहन की मां की उम्र 3 वर्ष पश्चात। देखो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x प्लस 3 और रोहन के मां की आयु क्या हो जाएगी? x प्लस 29। क्लियर है बच्चों? तो अब क्या कह रहा है कि इनकी 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो हम लोग गुणा कर देंगे बच्चों प्रश्नानुसार, यहां देखिएगा प्रश्नानुसार
3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल यानी x+3 गुणे रोहन के मां की उम्र का जब हम गुणा करेंगे बच्चों, जब हम गुणा करेंगे तो इनकी उम्र क्या हो जाएगी, 360 हो जाएगी बच्चों। एक सेकेंड देखिएगा, स्क्रीन में कुछ दिक्कत हो रही है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा स्पेस नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। एक सेकेंड देखिएगा, आप क्या करना है बच्चों कि रोहन की और रोहन की मां की उम्र का हमें गुणा करना है। क्या करना है, हमें गुणा करना है, तो जिसकी वजह से हम उसको द्विघात समीकरण में परिवर्तित कर लेते हैं। तो आप देखिए, आप इतना देखे होंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा बच्चों। x+3 ये रोहन की उम्र है और ये है x+29 किसकी उम्र है, रोहन के मां की उम्र है। तो जिसका हम गुणा करेंगे, और क्योंकि गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 360। तो मैं आपको एक स्क्रीन पे लेके दिखा रहा हूं बच्चों, एक सेकंड देखिएगा। आइए, तो इस पे मैं कर दे रहा हूं। तो आपको रोहन की मां, रोहन कितने साल का था बच्चों, आपने वहां देख लिया होगा कि रोहन सर x+3 का था, और रोहन की मां, रोहन की जो मां थी बच्चों, अब देखिएगा ध्यान से, रोहन की मां x+29 की थी। तो प्रश्नानुसार बच्चों, प्रश्नानुसार इन दोनों का गुणनफल, सवाल में लिखा है कि इन दोनों का जब हम गुणनफल करेंगे, इन दोनों की उम्र का जब हम गुणा करेंगे बच्चों, तो आपको साफ साफ दिया हुआ है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। हाँ, यहाँ देखिए कि इन दोनों की उम्र का जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। यानी कितना आएगा बच्चों, 360। इनकी उम्र का गुणा करेंगे तो 360। आपको आया समझ में कि इनकी उम्र का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 360। अब केवल हमें सॉल्व करके द्विघात समीकरण में बदल देना है। आओ बच्चों, x का x में गुणा करेंगे x², फिर x का 29 में गुणा करेंगे या 29x, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो 3x, और 29 का गुणा अगर आप 3 में करेंगे तो 9 त्रिक 27 के साथ हाथ लगा दो, 3 दूनी 6 2 8। देख रहे हो बच्चों, 360। अब सजाती पद है, ये सजाती पद है, हल हो जाए, इसको सॉल्व कर लो। 29 में 3 जोड़ देना बच्चों, 32x प्लस 87, इसको पंचांतर कर दो, ये 360 है तो इधर आके क्या हो जाएगा, -360 बराबर कितना, 0। तो अब यहां पे देखना बच्चों, अगर हम लोग इसकी चर्चा करें, हाँ, तो यहां देखिएगा x² ये हो जाएगा बच्चों 32x, और 360 में से ये आपका 87 घट जाएगा, तो 10 में से 7 गया बच्चों 3, और यहाँ हो जाएगा आपका 15, 15 में से 8 जाएगा 7, और ये आपका हो जाएगा कितना, 2, बीच में माइनस, इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया क्या, द्विघात समीकरण। हमने इसको किस में निरूपित कर दिया, द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया। तो एक बार मैं देख लो बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने बदला था। स्थिति ये थी, हमारे सामने ये स्थिति दी गई थी। अगर आप देख लें कि रोहन की मां का उम्र कितना है, रोहन का उम्र कितना है, रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है, 3 वर्ष पश्चात इनका गुणनफल 360 था, तो मैंने रोहन की मां की उम्र को x माना, और रोहन की मां की वर्तमान आयु x+26 हो जाएगी क्योंकि 26 साल बड़ा है। 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु x+3 हो जाएगी, आगे बढ़ जाती है 3 वर्ष पश्चात, और रोहन के मां की आयु x+26 + 3 x+29 हो जाएगी। अब कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का अगर गुणनफल देखें बच्चों, तो रोहन की उम्र और रोहन के मां की उम्र का अगर हम लोगों ने गुणनफल किया तो 360 आया बच्चों। इसको हम लोगों ने सॉल्व किया, x का x में गुणा किया x², फिर x का 29 में किया 29x, 3x और 87, फिर इसका सरलीकरण करके हमने इसको किस में बदल दिया, द्विघात समीकरण में बदल दिया। अभी हम हल नहीं करेंगे बच्चों, अभी हल करने का नहीं बात है, अभी बात है कि परिस्थितियों को कैसे द्विघात समीकरण में बदला जाएगा।
कैसे हम किसी को द्विघात समीकरण में बदलते हैं। तो आप समझ गए होंगे बच्चों। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके 4.1 का। ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि एक रेलगाड़ी है बच्चों जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है बच्चों। तो आइए आप इसको देख लीजिए कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है और यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, चाल को कम कर दिया जाए, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे से अधिक समय लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। चाल ज्ञात करने का तात्पर्य अभी नहीं है बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है। पहले हम इसका क्या करेंगे, द्विघात समीकरण में निरूपित करेंगे। बाद में बहुत सारी विधि हैं जिससे हम हल करके इसका मान भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि कैसे किसी परिस्थिति को समझकर, पढ़कर, जानकर हम उसको द्विघात समीकरण में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आपको लगाना है बच्चों। आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे और आप इस क्वेश्चन को लगाकर ना हमको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। बात आ रही है ना समझ में? थोड़ा सा आप अपने से भी प्रयास करिए। हम लोगों ने आज 3 या 4 क्वेश्चन लगाए हैं, तो आपने क्या सीखा, क्या समझा, उसके अनुसार आप इसको भी जरा लगाने की कोशिश करिएगा बच्चों। और कमेंट करके वो द्विघात समीकरण हमको कमेंट करिएगा कि सर किसका द्विघात समीकरण क्या बना है। मैं सारे बच्चों का द्विघात समीकरण देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा। फिर देखते हैं कि कितने बच्चों का सही जवाब है और कितने बच्चों का गलत। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका द्विघात समीकरण निरूपित करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, जिससे यह पता चलेगा कि बच्चों को किस हद तक समझ में आ रहा है। तो आज हम लोगों ने 4.1 का एक्सरसाइज समाप्त किया बच्चों। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया गया है, आप इसको करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं इसका आंसर आपके दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा। अगर आपको कुछ समझ में आया तो आप बहुत अच्छी बात है कि आपने इसको सीखा। तो इस तरह से अगर बच्चों आपने इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो शुभम क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, नमस्कार।